रे ऑप्टिक्स का दूसरा टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन का मतलब पहले समझो, ऐसा नहीं है कि लाइट नीड्स अ मीडियम, लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम, विल नो अबाउट इट लेटर ऑन, लेकिन इतना हमको पता लग गया था मैक्सवेल की थियरी से कि लाइट इज ऑल्सो एन ईएम वेव। अब लाइट एक वेव है, क्या है उसको छोड़ो, फिलहाल ये पुरानी बातें हो रही है। जब इतना आइडिया नहीं था कि लाइट क्या है, इतना ही आइडिया लग गया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। दैट वाज फ्रॉम अ डे टू डे एक्सपीरियंस एंड स्टिल मतलब साइंटिस्ट लगे रहे इस बात पे। लेकिन मीडियम की जरूरत आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो मीडियम की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और लाइट को ट्रेवल करने के लिए। लेकिन अगर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसे एक लाइट, तो इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसे इसकी स्पीड चेंज होगी, इसका वेवलेंथ इफेक्ट होता है उस चीज से। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, है ना। तो ठीक है, the speed normally c was equal to lambda into f. now क्योंकि ये बदल गया, v is equal to lambda dash into f, ठीक है कि नहीं। this is what happens when light changes its traveling path from one medium to another medium. क्लियर है कि नहीं। फिलहाल हम वैक्यूम के साथ अगर कंपेयर करें, वैक्यूम में जब चलती है तो स्पीड इससे चलती है, लैम्डा एक पर्टिकुलर लैम्डा से। जैसे ही वैक्यूम से किसी मीडियम में आती है, ये मीडियम है, ठीक है, तो इसकी स्पीड बदल जाती है, इसकी स्पीड बदल जाती है। कितने गुना, द पॉइंट इज दैट, ठीक है। ओके, दैट इज बाय व्हाट अमाउंट, बाय व्हाट फैक्टर डज द वेलोसिटी एक्चुअली डिक्रीज ही होती है। द स्पीड डिक्रीजेस एज कंपेयर्ड टू मीडियम, टू वैक्यूम, सॉरी। वैक्यूम में अगर c है तो मीडियम में इससे कम होगी। कितने गुना कम होगी, दैट फैक्टर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना। ओके, vc डिवाइडेड बाय व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू लिखते हैं या एन लिखा होगा अगर आपने 10th क्लास की बुक में, यहाँ पे भी एन यूज किया है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ठीक है कि नहीं, समझ आया कि नहीं है। इट्स अ फैक्टर विच टेल्स यू what happens to the speed of light when it enters a medium as compared to vacuum, ठीक है। इट्स अ नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है कि नहीं। या कई लोग ऐसे बोलेंगे म्यू इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे बोले कोई, दैट्स फाइन। आई प्रेफर दिस डेफिनेशन बिकॉज इससे ना एक आइडिया हो जाता है मटेरियल का कि भाई मटेरियल का क्या है। स्पीड अगर आधी होगी तो मटेरियल डबल इंडेक्स का है, स्पीड 3 गुना कम होगी तो मटेरियल 3 इंडेक्स का है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी ज्यादा स्पीड गुना कम होगी उतने ही गुना वो उसका इंडेक्स है। इंडेक्स सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस कितना उसको रिफ्रैक्ट कराता है। रिफ्रैक्ट का मैंने बताया, देखो नॉर्मली मैंने देखा है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इज जनरली मिसअंडरस्टूड, है ना। फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला बेंडिंग ऑफ लाइट, नो नो नो, दैट इज समथिंग एल्स, दैट्स आल्सो रिफ्रैक्शन बट उसका कंटेक्स्ट अलग है। फिलहाल आप समझो रिफ्रैक्शन का मतलब कि जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करती है, इसकी प्रॉपर्टीज बदलती है, ठीक है। मैं इनकम्प्लीट डेफिनेशन नहीं बताना चाहूंगा। that change happens because of the medium itself, and the first effect is on speed is reduced, ठीक है। by what amount, by this, इतनी से स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। यहां से फास्ट आएगी तो अचानक से स्लो चलेगी, ठीक है कि नहीं बच्चों, दैट इज रिफ्रैक्शन। हाउ डू वी ऑब्जर्व इट इन डे टू डे लाइफ, दैट्स द पॉइंट। कैन यू ऑब्जर्व रियली कि स्पीड ऑफ लाइट changes when it goes from one medium to other medium, बता सकते हो, या कुछ तो बदलता होगा, है ना। सोचो किस जमाने की बातें हो रही है, उन दिनों इतना पता भी नहीं था कि ये वेव है कि पार्टिकल है, क्या है, ठीक है। इसकी स्पीड निकालना ही इतना बड़ा टफ काम रहा होगा उस टाइम। उस टाइम पे मैं आपसे कह रहा हूं, हाउ विल यू ensure, how will you at least reason that something changed about light when it changes medium? ज्योमेट्री, किसके थ्रू, किसके थ्रू, ज्योमेट्री। आई विल शो यू हाउ, बता दूं। अगर किसी मीडियम की बाउंड्री पे, लेट्स से ये वैक्यूम या एयर है, वन एंड द सेम थिंग, अगर हम इस पे तिरछी रे हिट कराते हैं तो इट वाज फाउंड इट डज नॉट कंटिन्यू इट्स पाथ, इट डज नॉट कंटिन्यू इट्स, ज्योमेट्री आई कि नहीं आई,
एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग यूजिंग ज्योमेट्री। इवन यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन, सोचो इंसान कितना चालू है बच्चे कि हम मतलब यूजिंग ज्योमेट्री हमने कहा कि ठीक है सीधी रे उसका पता ही नहीं लगेगा। बाय द वे अगर ऐसी रे आएगी ना बेटे, ऐसी रेडी वो सीधे निकलेगी, यू विल नॉट नो एनीथिंग चेंज्ड। इतना तेज चलती है 3 मीटर/8 मीटर/सेकंड, क्या पता लगेगा तुमको। लेकिन अगर तिरछी फेंकोगे इट चेंज इट्स पाथ ईदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिलहाल वैक्यूम से जब हम कंपेयर करेंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होगा। सही बात है कि नहीं? यस, यस और नो? दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका कहीं ना कहीं इस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से कनेक्शन है। और वो क्या है वो देखते हैं, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने जो स्नेल्स लॉ हो सकता है स्नेल साइंटिस्ट हो, आई डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन, बट ठीक है। व्हाट दिस लॉ एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इज कि जो साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, मैं अगर आई बदलता रहूं आर भी बदलता रहेगा, मैं आई चेंज करूं आर भी चेंज होगा, लेकिन जो साइन आई बाय साइन आर इट वाज फाउंड आउट टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दैट वाज इक्वल टू द म्यू ऑफ दिस मीडियम। ये वही फैक्टर निकल आया, वही इंडेक्स निकल आया जितने गुना स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई थी। ठीक है कि नहीं? तो पहला सॉरी 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 v in the medium is equal to c by mu and the mu itself is equal to sine I by sine r. Of course वैक्यूम से लाइट आनी चाहिए और कहां जानी चाहिए? मीडियम में, उल्टा नहीं है ना। दिस इज द पाथ, एरो का ध्यान रखना। ओके ठीक है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, नो इट्स दैट इज द ज्योमेट्रिकल आउटकम ऑफ इट, है ना। ज्योमेट्रिकली क्या होता है, लाइट चेंजेस इट्स पाथ, बट दैट्स नॉट द फिनोमेनन दैट्स हैपनिंग, है ना, वो एक इफेक्ट है उस चीज का। और हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट as it changes from one medium to another medium, and how do we observe it? by seeing its change of path. Fine. अच्छा, खास बात ये है कि मैंने कहा ना ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है तो वैक्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंगली कम होगी, दैट मीन्स ये जनरली ग्रेटर देन 1 होगा। डिनोमिनेटर में कुछ बड़ा रखोगे तभी तो ओवरऑल क्वांटिटी घटेगी। समझ आई बात? ठीक है कि नहीं? कोई सवाल यहाँ पे? ओके हाँ, म्यू निकालना है तो कैसे निकालना है? साइन आई बाय साइन आर। तुम्हें याद शायद वो 10th क्लास में एक ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट किया है ना? ग्लास स्लैब रखा था, फिर पिन लगाए थे, तो वो क्या था? इट वाज समथिंग वेरी प्रिमिटिव, है ना। बहुत प्रिमिटिव चीज है। आप क्या कर रहे हो? देखो आप जस्ट देख रहे हो चीज को, यू आर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ लाइट, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन नेचर, जो कि आगे चल के देखेंगे हम। फिलहाल हम स्ट्रेट लाइन मान के चल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ लाइट टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट चेंज अबाउट इट। ठीक है कि नहीं? दैट इज रे ऑप्टिक्स, जो मैं कह रहा था कल यूजिंग ज्योमेट्री। तो स्ट्रेट लाइन, फाइन, म्यू इज द इंडेक्स जनरली मोर देन 1 फॉर अ मीडियम एज कंपेयर टू द वैक्यूम। ठीक है, दिस म्यू जो मैंने बोला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप इसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात ध्यान रखना, नोट कर सकते हो। ठीक है, कृतिका हैप्पी हो चुके? ओके, कभी कभी क्या होता है कि मीडियम 1 होता है और मीडियम 2, यानी कि वैक्यूम से हम कंपेयर नहीं करते। तो मैं कहूंगा ठीक है, मान लो यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, ओके, तो भी वही हाल होगा। सही बात है, तो भी वही हाल होगा। तो ठीक है, मैं कहूंगा v2 मान लो यहाँ से इंसिडेंट मीडियम मान लो, ये आई कह लो, वी आर कह लो, इंसिडेंट मीडियम में वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्शन मीडियम में वेलोसिटी। ओके, ये ध्यान रखना, इससे इजी हो जाएगा। तो आई कैन से एट इज दैट वी आर इज इक्वल टू वी आई बाई म्यू अगेन, लेकिन कौन सा? दिस इज म्यू ऑफ
मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, ये ध्यान रखें, ठीक है। इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ओके, नोट कर लिया, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अगेन रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, कि कितने गुना वेलोसिटी कम हुई, वी इंसिडेंट बाय वी रिफ्रैक्शन, कुल मिला के। अगर आप याद ही रखना चाहो ये सारा कुछ तो ऐसे रखो, mu is equal to v refraction by v incident, that is sine of incident by sine of refraction। आप ये चीज आप एक्सटेंड कर सकते हो इसकी, ठीक है कि नहीं? ओके, इट डिपेंड्स। अगर आप दो मीडियम्स को कंपेयर करते हो तो ये रिलेटिव हो जाएगा, अगर आप एक मीडियम को वैक्यूम से कंपेयर करोगे तो ये, मैंने गलत तो नहीं लिखा, यूज वी आई बाई वी आर, हाँ सॉरी, सही बात है, हाँ इंसिडेंट का कितना, हाँ सही बात है, ठीक है। ओके, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of speed change or in terms of geometry, that is the angles of incidence and angle of refraction। समझ गए कि नहीं? और अगर हमने वैक्यूम से कंपेयर करना है तो ये रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट हो जाएगा। अगर हमने इंसिडेंट मीडियम कुछ रखा है तो देन इट इज रिलेटिव मीडियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक दो करते हैं तब क्लियर हो जाए, बता दो। तो मुझे 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये वैक्यूम है, और ये लेट्स से सम मटेरियल है, मीडियम है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू वैक्यूम? तो मैं एब्सोल्यूट ही मांग रहा हूं, मैं कहूंगा ठीक है यार, साइन इंसिडेंट मीडियम कौन सा है, दिस साइन 45 बाय साइन 30 is the mu of this medium, right? Let's say it is a medium, तो बात खत्म। It is 1 by root 2 divided by 1 by 2, 1 by root 2 divided by 1 by 2, that is root 2 is the medium index, that is 1.41 times reduce होगी इसमें speed of light as compared to vacuum। ठीक है क्या, समझ गए कि नहीं? ओके, कुल मिला के अगला मैं पूछूं अगर what is the speed of light in this medium, then you will say v is c divided by this number, so that is 3 by 1.4 into 10 is power 8, और 3 अराउंड 2.1 के आसपास है ना, 2.1 into 10 is power 8 meter per second। this is the speed of light in this medium। ओके, अगला सवाल, एक चीज और देखो, हमने देखा इसका इंडेक्स रूट 2 है और इसका इंडेक्स 1 है। 1 मतलब कि देखो वैक्यूम को अपने आप से कंपेयर करोगे तो क्या होगी रेशियो, c by c 1, खत्म बात। अगर हम वैसे देखें तो इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज टेकन टू बी 1 and index of this medium is now root 2। is it more than that or less? root 2 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है? root 2, तुमको क्या हो गया, कहां सोची हो, ठीक है, root 2 is more than 1, that means जिसका मीडियम का इंडेक्स ज्यादा हो उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर, मतलब ये नॉर्मल डेंसिटी नहीं, ऑप्टिकली डेंसर, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड इज स्मॉलर, ठीक है कि नहीं? पहली बात, स्पीड क्या हो जाएगी, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर्स तो उसमें सबसे कम स्पीड होगी। साथ ही साथ अगर ऐसे इंटरफेस पे आप हैं, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, गॉट इट, ये याद रखना, ठीक है कि नहीं? तो ऑप्टिकल डेंसिटी, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल वगैरह वगैरह, ये सब सामने, ठीक है कि नहीं? ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए हमको एज एंड व्हेन इट इज नेसेसरी। रिलेटिव इंडेक्स पे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे, बता दूं,
एक चीज और रह गई थी मेरी। हाँ, लेट्स से μ21 इज इक्वल टू v1 बाय v2। सही बात है कि नहीं? जैसे μ2 वैक्यूम इज इक्वल टू c बाय v2, दैट्स व्हाट इट इज। इस तरह से μ1 वैक्यूम इज इक्वल टू c बाय v1। इसी चीज को अगर मैं यहां ले आऊं, μ21 इज इक्वल टू v1 बाय v2, v1 बाय c इंटू c बाय v2। बेटा दिस इज 1 बाय μ1 बिकॉज ये नीचे आएगा, और दिस इज μ2 सीधे सीधे। तो μ21 कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ μ2 बाय। ठीक है कि नहीं? तो अगर आपने दो कंपेयर करने इंडिसेस तो उनके रेशियो निकालो, वही उनका कंपैरिजन। ठीक है, नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशन आसान रहेगा, एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, मसला नहीं है। अलबत्ता यहां से एक और इक्वेशन निकल के आती है, वो है μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू साइन i बाय साइन r इफ इंसिडेंट मीडियम कौन सा है? 1 है ना, 1 से आ रही है, दूसरे को जा रही है। ये μ1 है, ये μ2 है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है स्पीड्स। तो v1 बाय v2 इज μ2 बाय μ1 इज साइन i बाय साइन, ऐसे लिख सकते हो। ये स्नेल्स लॉ एंड whatever be the conditions you are experiencing at the time of problem solving, ये उस पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे जोर दो, that is something which needs a long practice। ठीक है बेटे, ओके। तो रिलेटिव इंडेक्स भी है, तो इन केस इट इज वैक्यूम तो क्या करोगे इसको, ये हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे म्यू इज इक्वल टू साइन i बाय साइन। ठीक है, ओके। अच्छा, उल्टा खास बात ये है, ओके, अगर कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, अगर यहां से वापस भेजी जाए ऐसे ही लाइट, तो वो बेटे ऐसे निकलेगी। ये बात है, यू कैन कॉल इट द प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेसमेंट। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ अपनी पाथ को एक लाइट रिट्रेस करती ही अगर एक तरफ से वापस भेजी जाए। ठीक है, इसका अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम होता है, बता दूंगा कैसे, लेकिन फिलहाल नहीं। बट दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, दिस आइडिया इज इंपॉर्टेंट कि अगर लाइट ऐसे गई और ऐसे निकली थी, वापसी अगर आनी है उसको तो ऐसे ही आनी पड़ेगी, तभी ऐसे। ठीक है क्या? यस। तो अगर मैं ऐसे बोलूं बेटे, ये आर ये आई, ठीक है, और लाइट ऐसे आ रही है, इसका म्यू है, इसका 1 है। सही बात है कि नहीं? देन ध्यान से देखो बेटे, अब हमारे लिए आई ये नहीं रहेगा, आई ये वाला हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, आई यहाँ पे और आर यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूंगा साइन आई बाय साइन आर। ओके, साइन आई बाय साइन आर, इंसिडेंट मीडियम ये है और रिफ्रैक्शन मीडियम ये है, इज म्यू रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंट। ये हमने पहले भी लिखा था। ठीक है कि नहीं? ओके, बट म्यू रिफ्रैक्शन इज 1, म्यू इंसिडेंट इज म्यू, दैट इज 1 बाय म्यू। तो साइन I by sin R is 1 by mu, that will be V by C by the way. Okay, incident medium by
रिफ्रैक्शन मीडियम। तो कुल मिला के ये आपने ध्यान रखना है कि रिट्रेस करती है अपनी पाथ अगर जरूरत पड़े तो कुल मिला के मैं इसका एक समरी पॉइंट बता दूं, बात खत्म है इसकी रिफ्रैक्शन की। नोट कर लिया? ठीक है। ठीक, इसी के हिसाब से स्पीड वगैरह देख लेना। स्पीड जहाँ डेंसर मीडियम हो तो स्लो होगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, वो सब चीजें देखनी है। नोट करना बेटे। कुछ हो गया? ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा किसी भी सिचुएशन में साइन इंसिडेंट बाय साइन रिफ्रैक्शन इज म्यू रिफ्रैक्शन बाय म्यू इंसिडेंट। मीडियम आई आर से मतलब इंसिडेंट इज इक्वल टू वी इंसिडेंट बाय वी रिफ्रैक्शन। ओके, यस। जैसे अगर मैं वैक्यूम के साथ कंपेयर करूं, यहां से आई, यहां से आर, ये वन, ये म्यू, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू बाय वन is equal to V incident, which is C divided by V. Okay, बात खत्म। That's how you understand it. तो ऐसे नोट कर लेना, इसको याद भी रख लेना। बस ये ध्यान रखना, साइन आई साइन आर, वी आई वी आर, बस म्यू पलटता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, कभी वेव कैरेक्टर से जोड़ा जाएगा इसको, बोलेंगे कि भाई लाइट एक वेव है तो लैम्डा पे क्या असर पड़ेगा? ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी। ओके, तो अगर v कम होगा तो लैम्डा भी कम होगा, अगर v बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा। दैट मीन्स लैम्डा आई वगैरह होता है। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू वी आई बाय वी आर इज इक्वल टू लैम्डा इंसिडेंट वाले जोन में क्या था? लैम्डा रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू इंसिडेंट। बस ये ध्यान रखना, सिर्फ म्यू आर बाय म्यू इंसिडेंट उल्टा होता है, बाकी सब सेम सीक्वेंस में है, आई आर वाले। इट डजंट मैटर रिफ्रैक्शन कौन सा है, इंसिडेंस कौन सा है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे भी है आपने ये ध्यान देना, इंसिडेंट साइड कौन सा है और रिफ्रैक्शन साइड कौन सा है। ठीक है, अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ इट इज ऑप्टिकली रेयर देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जिसका एक एग्जांपल ये है कि मान लो ये ग्लास है और ये एयर है। जब एयर से ग्लास में जा रही है लाइट तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वापस आएगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट्स इट। ठीक है कि नहीं? अब नॉर्मल तो यही है, इसके दूर जाएगी। दिस वाज अबाउट बेसिक रिफ्रैक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी ये साइन आई बाय साइन आर आता है। अभी हमने लेंसेज वगैरह नहीं पढ़े। ठीक है, ओके। देयर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। टाइम बताना, टाइम है। तो फर्स्ट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ग्लास स्लैब के थ्रू जाता है तो इट गोज लाइक दिस, देन दिस एंड देन वापस जाता है पैरेलल। सही बात है कि नहीं? तो कभी कभी आपको, ये मैंने देखा है ना, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है कि ये कैसे निकालेंगे, ये लेटरल शिफ्ट। ठीक है कि नहीं? लेटरल शिफ्ट अगर निकालें, डेल्टा एल लिखो इसको, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमको इंसिडेंट एंगल पता है। बस इफ वी ओनली नो, एंड इसका म्यू पता है हमको, दिस इज आई, दिस इज आर। ओके, हमें ये शिफ्ट निकालना है। ठीक है, और इसकी थिकनेस दे रखी है बच्ची, थिकनेस ऑफ द स्लैब दे रखी है। ऐसे जाएगी ना लाइट अगर जानी है तो। दिस इज लेटरल शिफ्ट। सबसे पहले एक काम करेंगे, हम इसको पूरा करेंगे तो ये वाली लेंथ को क्या है? 80। ओके, ध्यान देना बेटे, ध्यान देना। और क्योंकि ये एंगल आई है तो ये एंगल जो है ये भी आई के बराबर, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। सही बात है कि नहीं?
ये आई है, ये आर है, तो ये भी बेटे आर होगा, तो ये एंगल कितना होगा, आई माइनस आर। ध्यान देना बेटे, देखो टारगेट क्या है हमारा, हम पहले तो इसको निकालेंगे, इसको लेट्स कॉल इट z। इसको निकाल के कहां से निकालेंगे, इस t से, तो इस ट्रायंगल से ये निकाल के यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ये निकलेगा, फिर इसको इस ट्रायंगल में भर के ये निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। सो वी हैव वन ट्रायंगल लाइक दिस, उसमें से ये हमको पता है, ये एंगल पता है हमको बेटे, तो हम निकाल सकते हैं इसकी हाइपोटेन्यूज विच इज z। फिर z को हाइपोटेन्यूज मान के बेटे हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, ये इसमें ये डेल्टा l है और ये z निकला हमारा, ये एंगल i माइनस आर। दैट्स व्हाट वी विल डू, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। इस ट्रायंगल में से t से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और हाइपोटेन्यूज से फिर इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। एंगल दोनों हमको पता है i और r, ठीक है, और थिकनेस हमको पता है। ये टारगेट रखना, मैं बता देता हूं कैसे, जस्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है तुमको। तो मैं कहूंगा बेस विच इज t डिवाइडेड बाय z, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos r, ठीक है, और यहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन i माइनस r। सही बात है कि नहीं, इनमें से एलिमिनेट कर देंगे z को, बात खत्म। तो डेल्टा दिस बाय दिस, डेल्टा l बाय t इज इक्वल टू साइन ऑफ i माइनस r बाय कॉस ऑफ r, ठीक है। i पता है अगर, तो r निकल सकता है, कैसे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है कि नहीं। r मिल गया, साइन i माइनस r निकल जाएगा, साइन i कॉस r माइनस कॉस i साइन r, ऐसे कर सकते हो। तो मैं बता देता हूं करके अभी, ठीक है। दिस इज लेटरल शिफ्ट, मैं यूजुअली नहीं पढ़ाता था इसको, बट मैंने देखा बच्चों को आ जाता है कहीं ना कहीं कुछ उठ के। दैट्स हाउ यू शैल कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट। और भी चीजें ध्यान में रखनी हमने, फिलहाल ये तो चलो एक स्लैब का थोड़ा सा एक एक्सपोजर है, नथिंग एल्स। अब एनसीईआरटी टॉपिक है तो आई हैव गॉन थ्रू इट। अगर आपने देखना हो फिर से तो ये रख देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहो इसको कैसे भी निकाल सकते हो, और कुछ नहीं है। डेल्टा एल इज इक्वल टू दिस इनटू थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। थिकनेस पता है हमको, आई निकलेगा, आर निकलेगा। अगर साइन आर पता है तो कॉस आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकलेगा कॉस आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ट्रिग्नोमेट्री कितना यूज होती है देखो। बाकी साइन आई यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस आई इंटू साइन आर बाय कॉस आई है टेन आर, ओके। तो अगर एंगल छोटे हैं तो कई बार आप साइन आर के बदले टेन आर यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट ओनली व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, जैसे मैंने कल बताया था। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ, ठीक है, ओके, नोट करो। ठीक है, एक और एक्सपीरियंस जो हमें होता है वो है अपरेंट डेप्थ या शिफ्ट। जैसे हम ग्लास में पानी, ग्लास खाली है तो उसका बॉटम दिखता है, जैसे पानी भरोगे तो बॉटम उठ जाता है उसका। या कभी आप कोई पॉन्ड देखते हो, तालाब देखते हो ना कहीं, मतलब कोई स्विमिंग पूल हो, तो उसकी डेप्थ कम लगती है, लगता है कि इसमें तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इतनी नहीं, उससे ज्यादा होती है, ठीक है। कितने गुना ज्यादा या कितने, दैट्स द पॉइंट हियर। लेट्स सिंपली रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हम ज्योमेट्री के थ्रू ये सब बताएंगे। पहले समझ लो, अगर ये एक पॉइंट मास है, एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको लाइट इसकी कहां से आती दिखेगी, यहां से।
तो आप जैसे लाइट ऐसे ऐसे आप बोलोगे यहाँ, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अगर एक पानी का टैंक है, ये पानी भरा है उसमें, यहाँ पे मान लो एक पत्थर है, नॉर्मली इससे लाइट आनी थी तो ऐसे आनी थी बेटे, एक सीधी आनी थी तो सीधी चलनी थी, वो बस स्पीड बदलनी थी, यहाँ पे याद रखना ओरिएंटेशन। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन आई वुड नॉट कॉल बेंडिंग ऑफ लाइट एज रिफ्रैक्शन। ओके, व्हाई? बिकॉज ये तो बेंड नहीं हो रही है, तो रिफ्रैक्शन कैसी? रिफ्रैक्शन इज मोर देन जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट। मैंने कहा कि बेंडिंग नहीं हो तो चलो एक आउटकम है। एक रे ऐसे जानी, अगर सीधे जाती तो हर किसी को क्या लगता है यहां से आ रही है लाइट, ये लगता सबको, लेकिन सच्चाई क्या है? जैसे ही यहां पहुंचेगी लाइट, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज डेंसर रेयर। यहां पहुंच के इट विल बेंड अवे फ्रॉम द, यहां अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो बाहर बंदा है उसको लगेगा कि नहीं यहां से नहीं आ रही है लाइट, यहां से आ रही। तो अगर बॉटम का एक पत्थर है वो यहां ना दिख के आपको लगेगा यहां है, तो आपको अपेरेंटली डेप्थ कहां मिलेगी? तो दिस इज अपेरेंट डेप्थ d डैश, दिस इज एक्चुअल डेप्थ d। ठीक है कि नहीं? इसका रेशियो निकालेंगे। बट अगेन एंगल्स शुड बी स्मॉल के लिए वैलिड है, लार्ज एंगल्स के लिए वैलिड ये डेरिवेशन नहीं है। मैं समझाऊंगा क्यों, मैं समझाऊंगा क्यों। पहले फंडा समझो, लेकिन हुआ क्या? Why do you feel there is an apparent depth and an absolute depth? There's a difference in them. नोट कर सकते हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ आए? मैथमेटिकली क्या है इसका मतलब ये बताता हूं। हमें दो ही रेज चाहिए, एक सीधी वाली और एक देखो बेटे, ये आर है तो ये भी क्या होगा आर, ये आई है तो ये भी क्या होगा I। ये दोनों के लिए सेम, लेट्स कॉल इट के, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे बनाया मैंने, ठीक है? ओके, तो आई कैन से tan I इज इक्वल टू k बाय कैपिटल D, सॉरी टोटल D। देख पा रहे हो? and tan R is equal to k by d dash because this is R d dash। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, and I would say tan I by tan R is equal to this divided by this, तो ये d dash ऊपर d dash by d। पहले ये समझ लिए कि apparent depth कम हुई, सही बात है कि नहीं? yes or no? apparent depth is reduced। अब देखना बेटे ध्यान से, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, सही बात है कि नहीं? साइन आई कौन से मीडियम में? हम वाटर में। रिफ्रैक्शन मीडियम क्या है? वैक्यूम, अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम। देन साइन आई बाय साइन आर इज म्यू रिफ्रैक्शन विच इज 1 बाय म्यू इंसिडेंट विच इज म्यू। ध्यान रखना यहाँ म्यू बाय 1 नहीं, हमारा इंसिडेंट मीडियम म्यू है और रिफ्रैक्शन मीडियम 1 है, इसलिए मैंने वो इक्वेशन लिखा दी थी वो लास्ट में। दैट मीन्स हम इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे। देखो ध्यान से एवरीबॉडी, डी डैश छोटा है 1 छोटा है, डी बड़ा है म्यू बड़ा है, दे आर इन द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। आपको ये सिर्फ वैक्यूम के लिए नहीं करना है,
यू कैन डू इट फॉर डिफरेंट मीडिया एज वेल। ठीक है कि नहीं? अभी बताता हूँ क्या मतलब है इसका, नोट कर लो। सुबीर, एवरीथिंग फाइन? कोई परेशानी बेटे? ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं यार कि जो अपेरेंट डेप्थ होगी एट स्मॉल एंगल्स, क्यों? बिकॉज मैंने tan i बाई tan r को अप्रोक्सीमेट क्या किया, ये तभी होता है जब i और r छोटे हों, यानी कि आप बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर सकते लाइट को, तब ये चीज वैलिड नहीं होगी, थोड़ा सा वेरिएशन आएगी। अपेरेंट डेप्थ तो होगी ही होगी ऊपर, लेकिन उसमें tan i बाई tan r ही होगा रेशियो, sin i बाई sin r नहीं होगा। ये अप्रोक्सीमेशन है, मैंने वो देखो अप्रोक्सीमेशन रखी है यहाँ। इंटरेस्टिंग बात, d डैश इज नथिंग बट d बाय न्यू। अच्छा सॉरी, तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ऊपर। छतरी है सबको? छतरी नहीं है, लेने आएंगे। ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा है कृतिका? हो गया? ठीक है, तो ये लेकिन देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे याद रखो इसको, इससे ज्यादा मजेदार ये है, d1 बाई d2 इज इक्वल टू, मतलब d अपेरेंट बाई d इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, खत्म। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर यहाँ म्यू 1 है और ये म्यू 2 है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप यहां बैठ के इसको देख रहे हैं तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां, लेट्स से इट इज d2, ठीक है कि नहीं? ओके, d2 पे नहीं मिलेगा, d2 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, तो मैं कहूंगा ठीक है d1 पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा? तो बेटे d1 बाई d2 इज अगेन इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू 2, बात खत्म। You can simply see them as their ratios. Of course, for small angles, बहुत ज्यादा आप टेढ़ा बोलोगे तब apparent depth थोड़ा सा वेरी करेगी। ठीक है, ओके, ये हालांकि नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ रेशियोज इन दिस सिनेरियो। ठीक है कि नहीं? बस इतना ध्यान रखना कि घट रही है कि बढ़ रही है। अगर घट रही है, अपेरेंट डेप्थ कम है नॉर्मल से, तो ऑफ कोर्स वो छोटा म्यू बाय बड़ा म्यू, दैट्स इट। ओके, अच्छा कहते हैं अगर एक बंदा स्विमिंग पूल के अंदर से बाहर को देखे, उसको लगेगा कि वो बहुत ज्यादा डीप चला गया, बहुत नीचे गया है और दुनिया ऊपर है। क्यों? देखते हैं। ये है सपोज स्विमिंग पूल की एज, और ये है उसके ऊपर एक ट्री जो उसको नॉर्मली ऐसे दिख रहा था, राइट? अब देखो यहाँ ट्री का जो ये पॉइंट है, इसकी लाइट ऐसे जानी चाहिए थी तो हमें दिख जाती, तो ट्री जहां था वही, लेकिन होगा क्या? यानी कि इसको लगेगा कि ट्री का जो टॉप है यहाँ, ठीक है, उसको ज्यादा ऊंची लगेगी हर चीज। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल जब पानी में गिरते हैं बेटे, अगर थोड़ा सा भी डीप चले जाएंगे, उनके लिए मुश्किल होता है फील करना कि हम वापस जा सकते हैं। इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर कि मैं बहुत डीप चला गया। ठीक है कि नहीं? जबकि शायद इतना डीप नहीं होता। ओके, लेट्स होप नो बडी फॉल्स इनटू वाटर लाइक दैट, बट नेवरदलेस तुम्हें याद रखवाने के लिए कहानियां बनानी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसा पता नहीं मुझे ऐसा होता है कि नहीं है, बट नेवरदलेस यू कैन अंडरस्टैंड कि सच में अगर कोई ऐसे गिरे भी पानी में तो उसको क्या दिखेगा बेटे? ही विल सी
the pool is deeper than he expected or than even he is feeling, मतलब उसको ज्यादा ही लगेगा, 1.5 मीटर के बदले उसको अचानक से 2.5 मीटर मिलेगा। ठीक है, हाँ बेटा। अगर पिछले केस में सर बताओ तो जब अब ऑब्जेक्ट अंदर था बात मैं वही कह रहा हूँ बेटे, ऑब्जेक्ट बाहर है, अब देख अगर बाहर से दिख रहा है तो अंदर पॉइंट उस पत्थर को, तो वो पत्थर उठा हुआ लगेगा, और अगर उठा के ऊपर, हाँ उसको पत्थर दूर दिखेगा। ठीक है, ओके। वाई टू ओनली दिस, सपोज मान लो मैंने सुवीर को, ठीक है, पानी के एक ड्रम में बंद कर दिया है, ओके, इसको मैंने मतलब एयर मास्क दिया हुआ है, तो ये है सुवीर एक ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक में। ठीक है बेटे, ये तुमने मास्क लगाया हुआ है, यू कैन सी थ्रू दिस वाटर टैंक। मैं हूंगा यहाँ खड़ा, तुम्हें लगेगा कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है, क्या नाउ यू आर लुकिंग एट मी फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम की चीज दूर दिखेगी, ओके। और मुझे लगेगा सुवीर नजदीक है, क्या लगेगा, ध्यान रखना, सुवीर होगा यहाँ पे, मैं कहूंगा आजा पकड़ता हूं मैं तेरे को, मुझे यहाँ लगेगा। कभी तुम जाना कोई एक्वेरियम वगैरह नहीं होता है मछलियों का, छोटा सा शीशे वाला, उसमें मछली लगती सामने है, ऊपर से देखना वो दूर होगी वॉल से। ठीक है कि नहीं, ओके, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही से, समझ आए बेटे। ठीक है, ऑप्टिक्स इज रियली ब्यूटीफुल एज लॉन्ग एज अंडरस्टूड, बिकॉज इसके भी आसपास एग्जाम्पल्स बहुत सारे। ठीक है, ओके। और ये ध्यान रखना कि हो क्या रहा है, अब सोचो अपेरेंट पोजीशन क्या है, ज्यादा है ना, एक्चुअल क्या है, तो मेरा बच्चा अब डी डैश बाई डी क्या होगा, म्यू बाई वन, ज्यादा है ना यार। ठीक है, निकालूंगा अभी, ऐसा नहीं है, सेम ही चीज। ठीक है, विल गो बैक टू द अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट हाइट, लाइक दिस, लेट्स से दिस इज एच एंड दिस विल बिकम एच डैश। ठीक है, सेम तरीके से tan जो इंसिडेंट एंगल था, मतलब ये था ना इंसिडेंट एंगल, ये आई, ठीक है, tan i is equal to, let's say this is k perpendicular by hypotenuse, मैं साइन क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, अच्छा नहीं सही बात है, tan i is k by h, k by h, एंड ये इस वाले ट्रायंगल में ये क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बेटे, तो ये वाला भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, tan r is equal to k by h dash, dividing tan I by tan r is equal to h dash by h. Now tan I by tan r is approximately sin I by sin r. ठीक है, ये डायग्राम फिर से बनाओ, बनानी पड़ेगी यार, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे हमें नहीं समझ आया। ये आई लाइट ऐसे, फिर गई ऐसे, ये तो k हो गया हमारा, ऐसे ही बनाया मैंने k, है ना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, छोटा वाला, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है ही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में तो बराबर हो जाएगा, ये छोटा बड़े के बराबर, ये छोटा इस छोटे के बराबर, बड़ा वाला तो चलो बड़ा। और अगर मैं इसको ऊपर तक जोड़ूं, दिस इज के एंड दिस इज एच डैश, दिस इज एच, सेम फिलोसफी से। ठीक है कि नहीं, और tan i by tan r is mu by 1 in this case, and h dash is equal to mu times h। देखो बढ़ गया ना, इसमें यही याद रखो, अगर बढ़ गया तो म्यू टाइम्स बढ़ेगा, घट गया तो म्यू टाइम्स घटेगा, खत्म, कसूर सिर्फ मीडियम का है। ठीक है बेटे, ये अपेरेंट डेप्थ, इसमें ये काम आता है कभी कभी, जैसे टेलीस्कोप में बीच में पानी भर देगा, पूछेगा कि अब कहाँ शिफ्ट करें टेलीस्कोप। ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स यू माइट वांट टू पे अटेंशन टू। जस्ट सच कहूँ तो डिस्कशन हो रही है चीज के बारे में, तो ज्यादा ज्यादा पता लग रहा है, दैट्स ऑल।
अभी ठीक है बेटा, मिटा दूं? अच्छा, अब अगर ग्लास स्लैब है, एक काम और करो, रुको रुको रुको, द शिफ्ट, ये पानी है, ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेट से ओ, और अब हमें एक कहां दिख रहा है, ओ डैश, सही बात है। व्हाट इज द शिफ्ट, डेल्टा डी, डेल्टा डी इज इक्वल टू d minus d dash, that is d minus d by mu, that is d into 1 minus 1 by mu, याद रहेगा, nothing special, okay, we know this. ठीक है, इसमें एक डेरिवेशन है जो कि अब ना ऑब्सोलीट हो गई है, बट मैं उसका रिजल्ट समझाऊंगा, जस्ट समझाऊंगा, है ना, ये रिजल्ट याद रहा, ओके, सुधीर फैन बंद करना, ठंड लग रही है। सपोज एक ग्लास स्लैब है, इसके ठीक इस एंड पे एक ऑब्जेक्ट, यानी मान लो कुछ पिन लगा दिया हमने या कोई चिपका दिया, ओ है, ठीक है, अगर मैं इस तरफ से देखूं इसको, तो ये ओ कहां दिखेगा मुझे, यहां पे, बिकॉज मैं रेयरर मीडियम से देख रहा हूं, ये डेंसर मीडियम, अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता है, गिव यू वन मोर रे डायग्राम, देखो यहां से लाइट ऐसे आई, फिर कहां हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कहां से आती दिखेगी, यहां से, हमें लगेगा यहां से आ रही है लाइट, जबकि सच कहां से आ रही होगी, वो यहां से आके बेंड हो रही है, तो चलो ठीक है, यहां से आके बेंड हो रही है, सो वी क्लियर है बेटा, ये चीज इजी समझ आए। लेकिन खास बात ये है, दैट मीन्स कि ये जो डेप्थ, ये जो अपेरेंट शिफ्ट है डेल्टा एक्स, अगर इसकी थिकनेस t है, इंडेक्स म्यू है, देन डेल्टा एक्स इज सिंपली इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाय, जो अभी निकाले मैंने थोड़ी देर पहले, याद है वो, हाँ यार, ठीक है कि नहीं, तो यानी कि अगर एक ग्लास स्लैब के उस तरफ एक कोई चीज चिपकी है, मैं बस इस चीज को एक्सटेंड करना चाहूंगा बिना प्रूफ के बेटे, आई डोंट वांट टू प्रूव इट, इफ यू वांट थोड़ा सा ना काम लगेगा करने में, तो लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं इतना ही कहूंगा, इवन इफ ऑब्जेक्ट यहां है, क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट वहां पे, इट डजंट मैटर, ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा ना, वो उतना ही होगा, इट डजंट मैटर बेटे, ये ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, और क्या बनाया मैंने, रिडिकुलस मोस्ट डायग्राम आज तक की मेरी, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, जानबूझ के थोड़ा बनाना पड़ा ना, ताकि एंगल बने सही, ये रे ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, अपेरेंटली हमको कहां से आती लगेगी, ठीक है, यहां से, पता है ये शिफ्ट कितना है, दिस इज द सेम डेल्टा एक्स इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाय, बट दैट मीन इट डजंट मैटर कि आप ऑब्जेक्ट यहां अंदर को रखते हो या उधर, द सिंगल सरफेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बता, मैं और चीज बताना चाहूंगा, और बताता हूँ, केस बता दूंगा, एक तो हमने केस लिया किस पे, इस सरफेस पे, ओके, उससे पीछे कर दिया तो वही रह गया शिफ्ट,
ठीक है। अगर मैंने यहां रख दिया, बस यहां डिफरेंस है, भले ही ये T है लेकिन अगर ये D है, ओके, तो इसका जो शिफ्ट होगा बेटे, that delta x is not equal to T into 1 minus, of course, because it depend, वही है ना apparent depth वाला केस, ये वाला। अगर यहां से है तो हम इसको कैलकुलेट करते थे D, इसको थोड़ी करते थे। वो तो हमने बॉटम का एक पत्थर पकड़ा टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ बॉटम, अदरवाइज दिस इज इक्वल टू D into 1 minus 1 by mu, है ना। डोंट गेट कैरीड अवे कि हमेशा T लगा दिया, नहीं, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, सपोज एक ग्लास स्लैब है, 10 सेंटीमीटर वाइड है और 6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसमें एक बबल है या कुछ है, तो वो कितना शिफ्ट होगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स एज पर द 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये समझो इसके लिए रिफ्रैक्शन इतने जोन में हो रही है बेटे, इसके लिए ग्लास स्लैब इतना ही है, ना कि सारा। ऐसी गलती तो नहीं करोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं बेटे मन में, सवाल अच्छे से समझ आ रहा है। वही एक ही चीज घुमानी है, कौन सी है, दैट ज्योमेट्रिकल नेचर ऑफ लाइट, द स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ लाइट इज यूज्ड टू प्ले दीज थिंग्स, ओके, डन, ठीक है। अच्छा ठीक है, इट इज समथिंग आई वांट यू टू आंसर मी, देन आई कैन लेट यू गो। बिठा दूं कृतिका बेटे, ये समझ आया हम क्या लेंगे यहाँ पे, डी, डी नहीं, दैट डिपेंड्स कि आप कितने जोन में हो। अगर μ1 है, T1 है, μ2 है, T2 है, μ3 है, T3 है, और एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है यहाँ पे एट अ डिस्टेंस लेट्स से D फ्रॉम दिस एज, और मैं यहाँ से देख रहा हूं, तो अपैरेंट शिफ्ट होगा T1 1 minus 1 by μ1 प्लस T2 1 minus 1 by μ2 प्लस D 1 minus 1 by μ3। दिस इज वन थिंग, दिस इज डेल्टा एक्स टोटल। ये समझ आ रहा है कि नोट नहीं करने की जरूरत है, अगर आपको याद रह जाए। कुल मिला के ठीक है, मल्टीपल स्लैब्स हो तो क्या हुआ, सबका अपना अपना शिफ्ट इंट्रोड्यूस होता रहेगा। समझ आया कि नहीं, ओके कृतिका बेटे, दिस इज अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर यहां होता तो यहां पे T3 लगता, दैट्स ऑल। मींस रिफ्रैक्शन कितने जोन में हुई है, T1 T2 T3, ओके। एक तो ये, दूसरा एक बड़ा प्यारा सा सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहूंगा आप याद रखें, ठीक है, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। 2-3 मिनट्स लगेंगे, बहुत लंबा नहीं, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको दिल पे रखना एकदम, है ना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू ड्रॉ रे डायग्राम्स, ओके, एंड दैट कैन हेल्प यू एक्चुअली विजुअलाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स। देखो जी, सपोज ये ग्लास स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, नजदीक बना लिया बहुत ज्यादा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक बंदा यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए ये पीछे चला जाएगा, क्यों, वो डेंसर मीडियम में रहते रेयर मीडियम में देख रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। और दूसरा बंदा जो यहां है, उसके लिए लाइट किस तरफ से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, इससे उसको मतलब नहीं है कि और पीछे है, ना ना ना, मैं ऐसे देख रहा हूं तो लाइट किस मीडियम से निकल के आ रही है, डेंसर मीडियम, ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। अब हो क्या रहा है, पहली बार में ओके, पहली बार में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बनेगी बेटे पीछे, लेट्स से O1, समझ पा रहे हो कि नहीं। दिस इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, यानी कि इस सरफेस के लिए दिस डजंट एग्जिस्ट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। और जब ये लाइट ऐसे आएगी
ये लाइट ऐसे आएगी, फिर क्या होगी, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ऐसे जाएगी और हमें लगेगा कि ये यहाँ आया है। सच्चाई क्या होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ था जिसकी पहली इमेज पीछे चली गई, फिर उसकी इमेज आ गया। ये सब हो नहीं रहा है, ध्यान रखना। लाइट मेरे बच्चों ऐसे आएगी, लाइट टक टक एंड टक जाएगी, ठीक है कि नहीं। लाइट कैसे जा रही है, टिक 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 ऐसे चलती रहेगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि इसके वजह से इसकी इमेज पीछे बनी, इट शिफ्टेड बैक, देन दिस इमेज वाज शिफ्टेड टू दिस, ठीक है कि नहीं। आई वुडंट वांट टू डू इट मैथमेटिकली, बट फिजिकली समझ आया कि नहीं आया, आया ना, पक्का नहीं आया समझ, ठीक है बेटे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, कि ये हो क्या रहा है। एक रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी वो अगले के लिए क्या एग्जिस्ट करती है, इट बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें लिख लेना, इमेज फ्रॉम वन रिफ्रैक्शन behaves as object for subsequent refractions, ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये हमेशा करेंगे लेंस टू लेंस। तो वो दो लेंस लगा दिए, एक लेंस की इमेज बनेगी, अगले के लिए ऑब्जेक्ट। लेंस एंड मिरर, ठीक है, ग्लास स्लैब एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट। जैसा मैं एक कर लिया बेटा नोट, कृतिका मिटा दूं, ठीक है। जैसे सपोज एक कनकेव मिरर, हमें याद है ना ये, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज लाइट ऐसे जाके ऐसे ही वापस आएगी, ऐसे जाके ऐसे ही वापस आएगी, ऐसे जाके ऐसे ही वापस आएगी, ठीक है कि नहीं। यस। अब अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब है, तो अगर मैं अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं तो वो क्या करेगा, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, राइट। तो इस वजह से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना रख के पीछे रख के, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से ऐसे गई लाइट, फिर ऐसे जाएगी, फिर मे बी ऐसे नहीं, उल्टा हो गया, मैंने यहां रखा ना। अब ये ग्लास देखो, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी इमेज उसी पे बन रही थी। अब क्या होगा, ये गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ठीक है कि नहीं, राइट। ये लाइट किस हिसाब से गई, अलोंग द रेडियस, तो ये मेरा बच्चा ऐसे ही वापस आएगी, ऐसे, और अब इमेज फिर से कहाँ बनेगी, जहां ऑब्जेक्ट है। पहले केस में भी यही हो रहा था, अगर मैंने सिंपली मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज भी उसी पे बननी थी। अब देखो, अब यहां नहीं बनेगी इमेज, बिकॉज इस शिफ्ट की वजह से ये थोड़ा पीछे चला गया, दूर चला जाता है या नजदीक आ जाता है, वट एवर बी द केस, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि इसका, इससे जो इमेज बनी थी वो अगले के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्शन है, यूजिंग इमेज फ्रॉम वन बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर द अदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा काम करने, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर मी टुडे, थैंक यू।